हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय कोड कोरियस यूट्यूब चैनल। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि हम लोग अभी जावा लाइन पैकेज पढ़ा रहे थे, तो इसमें हम टू स्ट्रिंग इक्वल्स मेथड और क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूँ। टू स्ट्रिंग पढ़ा चुका हूँ, हैच कोड और इक्वल्स मेथड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोन के बारे में। ठीक है, क्लोन क्या होता है? सिंपल अगर शब्दों में कहूँ, क्लोन मतलब एक सेम हू बहू कॉपी होता है उसकी। ठीक है, एक हू बहू सेम पर्सन। मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक, उसका सेम फीचर के साथ में सेम, बिल्कुल सेम जो दिखने वाला हो, उसी का एक और बंदा दिख जाए आपको, तो उसको हम कह सकते हैं क्लोन। कई मूवियों में ऐसे, मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि एक बंदा कोई स्ट्रांग है, उसकी स्पेशल पावर है, तो उसी का वो लोग को क्लोन फिर बनाते हैं, बहुत सारे पर्सन सेम टाइप के। तो चेहरे में, दिखने में सारे, यहाँ मतलब हाइट, उसका सब कुछ सेम होता है। तो कहने का मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका अगर क्लोन बना रहे हैं, तो उसके जो भी फीचर उसमें है, प्रॉपर्टीज हैं उसकी, वो सारी उसमें आ जाए। ठीक है, तो वही क्लोन होता है। तो यहाँ पे हम लोग जावा में क्या है, जावा में जैसे कि मतलब एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, ठीक, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका अगर आपको क्लोन बनाना है, तो मतलब ऑब्जेक्ट जब आपने बनाया होगा तो कुछ डेटा डाला होगा उसमें। मान लो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट था, उसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने, उसमें एम्प्लॉय का नेम, आईडी, ईमेल आईडी सब कुछ ऐड किया। तो अब उसका जब आपने क्लोन बनाया, तो क्लोन में भी वो सारी प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, यही है क्लोनिंग। तो इसका यूज किस लिए हम लोग करते हैं? मोस्टली क्या होता है कि बैकअप पर्पज के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, और मोस्टली सबसे अच्छा फायदा ये भी है कि अगर मान लो उसमें 50 प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको सेम ऑब्जेक्ट एक और बनाना है, ठीक है, सेम रेफरेंस बनाना है उसी का, तो आप क्या क्या करना पड़ेगा? सेम कंस्ट्रक्टर कॉल करके आपको बार बार प्रॉपर्टी पास करके ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या है, क्लोन कर लो डायरेक्टली, आपको सेम ऑब्जेक्ट मतलब सेम प्रॉपर्टीज का में नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो तुम्हारा जो उसका जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसका एड्रेस भी अलग है। तो अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करोगे, तो वो ओल्ड वाले में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका मतलब पहला वाला ऑब्जेक्ट हम किसी अदर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी ऐड करके, चेंज करके, मॉडिफाई करके आप कोई दूसरा काम कर सकते हो। तो इसलिए बहुत सारा मतलब लॉजिकल प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट में कभी यूज होता है मोस्टली। ठीक है, तो क्लोन उसको करके मॉडिफाई करके यूज करें, तो प्रीवियस जो हमारा एग्जैक्ट जो चाहिए था मुझे, जो ऑलरेडी चल रहा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था, वो वही बना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। नए ऑब्जेक्ट में आप चेंज करके उसको कुछ कर सकते हैं उसमें साथ। ठीक है, तो इसलिए होता है। अब क्लोन क्लोन को अगर मान लो क्लोन बनाना है, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा कि अगर कोई क्लास है एम्प्लॉय, ठीक है, तो एम्प्लॉय जो मैंने आपको बताया क्लोन, ये जो मेथड है, तो क्लोन क्या है, और एक्चुअली ये अवेलेबल है कहाँ पे, सुपर क्लास में। क्योंकि आपको पता है कि हर एक क्लास इन ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती है। ठीक है, तो यानी कि सुपर क्लास हमारी ऑब्जेक्ट क्लास हो गई। ऑब्जेक्ट क्लास में हमारा ये अवेलेबल रहता है। ठीक है, क्लोन मेथड। तो अगर हमें अपनी क्लास को, लेकिन हमें क्लोन करना है ना, तो हमें अपनी क्लास को मतलब क्लोन करने के लिए कुछ रूल्स हैं कि आपको उस क्लास को क्लोनेबल बनाना होगा। ठीक है, क्लोनेबल कैसे बनाना होगा कि मान लो आपकी क्लास है एम्प्लॉय, ठीक, ये मान लो ये क्लास एम्प्लॉय है, ठीक। अब इस क्लास को अगर तुम्हें क्लोन बनाना है, तो उसके लिए एक रूल है कि आपको इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट किससे? क्लोनेबल से। क्लोनेबल इंटरफेस है, इस क्लोनेबल इंटरफेस के थ्रू आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तब आप अपनी क्लास को क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा दूसरा यहाँ पे एक काम करेंगे। क्लोनेबल हो गया आपका क्लास, ठीक है। अगर मान लो ये एम्प्लॉय क्लास क्लोनेबल नहीं है, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर अदर कोई क्लास एक और है, मान लो, अब हम इसको हटा देते हैं, अदर कोई क्लास, यहाँ पे कोई पर्सन है मान लो, ठीक,
ये क्लास है, ठीक। कोई भी पर्सन अगर हमारा इम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, इम्प्लीमेंट किसको, पर्सन इम्प्लीमेंट कर रहा है क्लोनेबल को, ठीक है। बट ये क्लास इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है क्लोनेबल को, ठीक है। ये क्लास इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है क्लोन को। इतना बहुत है। तो अगर ये क्लास एक्सटेंड भी करता है किसको, एक्सटेंड करता है किसको, पर्सन को, तो भी ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, क्लास क्लोनेबल हो जाएगी, क्योंकि क्लोनेबल जो क्लोनिंग जो है वो पेरेंट टू चाइल्ड इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। अगर ये क्लास इंप्लीमेंट कर रही है क्लोनेबल को यानी कि ये क्लास के पास फीचर है क्लोन करने का, तो अब इसके पास भी फीचर आ गया क्लोन करने का। क्यों, क्योंकि इस क्लास ने पर्सन क्लास को क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। अब मान लो ये जो हमारी एम्प्लॉय क्लास है, तो यहाँ पे क्या है, कोई प्रॉपर्टी है, मान लो आईडी है और नेम है, ठीक है। आईडी है और नेम है। तो अब इस प्रॉपर्टी, इसमें आईडी है, नेम है, और इसके बाद में इसका कोई कंस्ट्रक्टर होगा, मान लो एम्प्लॉय, ठीक। ऐसे प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक। ये इनिशियलाइजेशन के लिए हो गया। एक हम बनाते हैं मेन मेथड, ठीक। मेन बनाते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय का, ठीक। इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज डालेंगे। मान लो हमने यहाँ पे नेम डाल दिया राजीव, ठीक, और वैल्यू डाल दी 1 2 3। वैल्यू क्या है, इसकी कोड है। तो वैल्यू क्या है, 1 2 3 कोड है। अब देखो, ये आपने E1 जो बनाया है ऑब्जेक्ट, देखो अगर हमें दूसरा E2 और बनाना होता, मान लो एम्प्लॉय E2 और बनाना होता तो क्या करते हैं, न्यू एम्प्लॉय, सारी वैल्यू। अब यहाँ पे तो 2 वैल्यू हैं, ठीक। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 वैल्यू हैं। हो सकता है यहाँ पे 10 वैल्यू होती, 50 वैल्यूज होती, कंस्ट्रक्टर में पास करना होता तो सारी वैल्यू पास करना पड़ता हमको, ठीक है। और फिर हमें इसको, इस ऑब्जेक्ट को हमें यूज करना है किसी अदर रेफरेंस, अदर पर्पज के लिए, और दूसरा एक और तुम चाहते हैं कॉपी बना, इसका कॉपी एक और बन जाए, जिससे कि उसमें कुछ चेंजेस वैल्यू करके फिर हम उसका काम कर लें, ठीक है। चेंजेस वैल्यू करके हम उस पर काम कर लें, कुछ चेंज करके वैल्यू। तो क्या होगा, अगर इसी पे चेंज कर दोगे फिर आपका वो ऑब्जेक्ट ही लॉस हो जाएगा, इसका मतलब फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे E2 है, तो E1 E जो ऑब्जेक्ट है E1 इसको कर लो, E1 डॉट क्लोन कर लो। ये मेथड अगर आप कॉल कर दोगे, इस मेथड को कॉल कर दोगे तो क्या होगा, आपका क्लोन मतलब जो इसका फीचर है, जिसका नाम राजू है, इसका नाम 23, इसकी 1 2 3 आईडी है, तो इसमें भी वही आ जाएगा, जो राजू इसमें, राजू इसमें आ जाएगा, 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना, बेस्ट क्लोनिंग वही कहलाएगी कि अगर मान लो E1 से E2 हमने बना लिया, बट अगर E1 में दोबारा से कुछ चेंजेस करते हैं, राजीव को हम कर देते हैं पंकज, और 1 2 3 को कुछ और कर देते हैं, ठीक है, तो फिर इसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। इसमें मतलब E2 में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर E2 में चेंज हो जा रहा है तो फिर मतलब ही क्या रहा, फिर हमारा ओल्ड वाला जो ऑब्जेक्ट था वो तो फिर गायब हो गया, जो जिस पर्पज के लिए मैंने बनाया था कि ये इसमें कोई हमारा लॉस ना हो, ठीक है, कि इसका जो स्टेट है वो स्टेट जो है वो सेम बनी रहे, उसकी स्टेट चेंज ना हो, इस रेफरेंस की स्टेट में कोई चेंजेज ना आए, इस स्टेट में चेंज ना आए, हम बट हम अपना कुछ चेंजेस करके काम भी कर लें। तो इसको आपने तभी E2 में डाल दिया ना, E1 डॉट क्लोन, इसका मतलब ये जो E1 वाला है अब हमारे पास E2 में सेम टू सेम आ गया है, तो ये हमारे एक करके बैकअप पर्पज के लिए यूज हो सकता है आगे चल के। बट इसको अभी हम E1 में कुछ मॉडिफाई करके कुछ काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो ये इसलिए यूज होता है मोस्टली, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम आ कहाँ जाती है,
आती है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो ये तो इंट टाइप का भी है, ठीक, और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। तो जितने भी अगर हमारा क्लास कोई है, अगर उस क्लास में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे इंट है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। तो अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप सारे इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उनमें मॉडिफाई इंटेल उनका कोई रेफरेंस नहीं होता है, ठीक। इनका रेफरेंस अगर होता भी है, जैसे स्ट्रिंग क्लास है, इसका रेफरेंस होता है, बट क्या है कि इसमें इम्यूटेबल है, इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहोगे तो चेंज ही नहीं होगा, उसका नया ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। अब यहाँ पे मान के चलो, अब अगर यहाँ पे अब ये देखो, ये मेमोरी में कैसे वर्क करेगा, ये वाला मेमोरी में कैसे वर्क करेगा कि यहाँ पे एक ये मान लो, ये मेमोरी पार्ट है, ठीक है। हम E1 बोलेंगे तो E1 में क्या है, ये नेम राजीव 1 2 3, तो E1 ऑब्जेक्ट ऐसे बन जाएगा, राजीव यहाँ पे आ जाएगा राजीव, ठीक, और ये 1 2 3 आ जाएगा। जब हम उसका क्लोन बनाएंगे तो उसका एड्रेस, भाई घर रहने का जगह उसको तो चाहिए ना अलग, तो इसलिए E2 यहाँ पे नया बन जाएगा। अब यहाँ पे नेम राजीव 1 2 3 है, यहाँ पे E2 में भी क्या आ जाएगा, राजीव, सॉरी राजीव 1 2 3, ऐसे करके इसका एड्रेस मान लो 1 2 5 है, इसका 1 2 7 हो जाएगा, ठीक। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1 2 7 हो जाएगा। अब देखो इसका एड्रेस कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, इसमें भी वैल्यू सेम है, इसमें भी वैल्यू सेम है। अगर नेम, अगर मान लो हम ऐसा करना चाहें कि E1 डॉट नेम, नेम में हम राजू की जगह पंकज डालना चाहें, ठीक, ये अगर मान लो नेम में पंकज डालना चाहें तो कैसे चेंज होगा, E1 में जाएगा, E1 का रेफरेंस ये है, ठीक है, E1 का रेफरेंस ये है, तो यहाँ पे राजू की जगह पंकज आ जाएगा, है ना। इसके एड्रेस पे जाएगा ना, E1 है, ये E1 है ना, E1 का एड्रेस 1 2 5 है, E2 है ये, तो यहाँ पे पंकज आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो पंकज आ गया तो क्या यहाँ पे कुछ चेंजेज हुआ, नहीं हुआ। यही तो हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे अगर कुछ भी चेंजेज करें तो यहाँ पे चेंजेज ना हो, जिससे कि ये हमारा जो राजू 1 2 3 है, ये हमारा सेफ है करके, बैकअप पर्पज के लिए बैकअप करके रख दिया इसको हमने। और अब इसको कभी फर्दर यूज करना है तो सेम वैल्यू के साथ मुझे फिर से अगर चाहिए होगा तो फिर से हम इसको उठा लेंगे, ठीक है। ये होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है एक्चुअली, प्रॉब्लम तब आती है कि यहाँ पे जब रेफरेंस आ जाता है, कोई क्या आ जाता है, रेफरेंस आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या आ जाता है रेफरेंस, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं, एड्रेस ADDES, ठीक है, एड्रेस ADD। अब ये एक प्रॉपर्टी आ गई, ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जब आप पहले आप E1 बनाने जाएंगे तो E1 से पहले आपको क्या बनाने पड़ेगा, एक्चुअली एम्प्लॉय एड्रेस बनाना पड़ेगा, DDRESS, एड्रेस ADD इज इक्वल टू न्यू RESS, ठीक। एड्रेस में क्या पास करेंगे, हम अभी पास कर रहे हैं सिटी का नाम, सिटी का नाम क्या है, मान लो कानपुर है, ठीक, और दूसरा उसका स्टेट क्या है, यूपी है। दो चीजें हम पास कर रहे हैं, मान के चलें एड्रेस हमारी कोई क्लास है जिसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। अब इतना तो जरूरी नहीं है कि इसको भी क्लास बनाए, सारा कुछ बताएं, ठीक है, आपको पता होगा सारा कुछ। तो अब यहाँ पे जब हम एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बना होगा तो यहाँ 3 प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, ऐसे 1 2 तो एक प्रॉपर्टी होगी, दो प्रॉपर्टी होगी, तीसरी हो गई एड्रेस की, ठीक, ADD एड्रेस हो गया, और यहाँ पे मान लो नेम हो गया, पहला वाला नेम था, और यहाँ पे ID हो गई, ठीक, ऐसे करके 3 प्रॉपर्टी हो गई। तो अब यहाँ पे मुझे क्या, एक प्रॉपर्टी और डालनी पड़ेगी, किसकी, एड्रेस की, एड्रेस, तो ADD। तो एड्रेस किसका डाल दिया, ये वाला एड्रेस मैंने डाल दिया ADD। तो अब कैसे मेमोरी वहां पे बनेगी, देखो नंबर एक तो राजीव 1 2 3, ये इम्प्लॉय का पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा, तो इम्प्लॉय का एक ब्लॉक बन गया। बट यहाँ पे मैंने दो ही प्रॉपर्टी दी है, यहाँ पे एड्रेस भी आएगा, तो एड्रेस चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इसका अपना अलग घर बनेगा, ठीक है, अलग जगह बनेगा उसका घर। तो मान के चलो उसका यहाँ पे बनता है कोई घर, ठीक है, एड्रेस ADD,
और इसका एड्रेस का मकान नंबर क्या है, मान लो 130 ऐसे करके है, ठीक। 130 मकान नंबर है। यहाँ पे क्या आएगा, कानपुर और यूपी, दो चीजें आ जाएंगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पंकज, पंकज क्यों, अभी तो स्टार्ट फिर से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे राजीव, ये और ए डी डी, ठीक, ये रेफरेंस है ना। इस एडीडी में इसका एड्रेस होगा 130, चाहे एडीडी करो चाहे 13 एडीडी ना करो, यहाँ पे कर दो 130, क्योंकि 130 एड्रेस है ना, इस एड्रेस को ही यहाँ पे स्टोर करके रखेगा, ठीक। अभी इसको भूल जाओ, ठीक। तो ये मैंने क्या किया, इवन ये वाला इसको भी अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका भी कोई यूज नहीं। तो इवन हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया होगा तब ये यहाँ पे ऐसे ये ब्लॉक बना 1 to 5, इसका एड्रेस था, तो ये इस एड्रेस को इसमें असाइन कर लिया उसने, ठीक। अब आपने क्या किया, E2 क्रिएट की, E1 को क्लोन किया, E1 डॉट क्लोन किया, E2 क्रिएट किया। तो E1 डॉट क्लोन E2 को जब क्लोन किया तो मतलब इम्प्लॉय का आपने क्या किया, इम्प्लॉय का नया ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लोन में तो एक ही होता है कि फर्स्ट लेवल का केवल फर्स्ट लेवल चलता है बाय डिफॉल्ट। फर्स्ट लेवल क्या है, ये इम्प्लॉय है, तो इम्प्लॉय को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो उसने ये इम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इसका एड्रेस दे दिया, बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी राजीव 1 2 3, जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगी। राजीव राजीव हो गया 1 2 3, 1 2 3 हो गया, कॉमा 130 है तो 130 हो जाएगा। 130 क्या है, एड्रेस है, यहाँ पे ए कर दो, एड्रेस है, ठीक, ए कर दो 130 ए, मतलब ये एड्रेस है एक्चुअली, ये कोई इंट वैल्यू नहीं है, ये मतलब एक रेफरेंस है किसी अदर ऑब्जेक्ट का, ठीक, ये वाला। तो ये किसको रिफर कर रहा है, इसको रिफर कर रहा है, ये किसको रिफर कर रहा है, इसको रिफर कर रहा है ना। तो अब एक चीज देखना, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा एक्चुअली, मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक इतने में भी, जिससे कि बोर्ड में पूरा आ जाए, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, मान लो E1 में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं एड्रेस में, E1 जो ऑब्जेक्ट है इसका जो एड्रेस है ये हमने लिया है, इसके एड्रेस में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। मान लो वो कानपुर से यूपी से या यूपी से एमपी में जाना चाह रहा है, ठीक है। अभी नाम सिटी का नहीं चेंज, एक ही चेंज करते हैं, ठीक है, स्टेट केवल चेंज करते हैं, एमपी। तो कैसे चेंज करेंगे, E1 जो हमारा है, E1 डॉट एडीडी एड्रेस है, E1 के अंदर ही तो एड्रेस है वेरिएबल, तो E1 डॉट एडीडी डॉट स्टेट, स्टेट प्रॉपर्टी होगी ना। यहाँ पे मैंने ये क्लास बनाई नहीं है, बट जब क्लास बनाएंगे एड्रेस की वहाँ पे दो प्रॉपर्टी होंगी, एड्रेस स्टेट होगा और सिटी होगा, ठीक है। तो स्टेट में क्या है, सेकंड वाला पैरामीटर ये स्टेट का है, ये स्टेट का है, ये सिटी का है, ठीक। तो ये अब हमने क्या स्टेट को चेंज कर दिया, स्टेट में क्या कर दिया हमने, एमपी कर दिया, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, अच्छा E1 है तो E1 के रेफरेंस पे जाएगा, E1 ये है हमारा ब्लॉक, E1 में क्या एड्रेस है, एड्रेस तो ये हमारा 130 रिफर कर रहा है इस ब्लॉक को, इस पे जाएगा, फिर यहाँ पे देखेगा अच्छा स्टेट है, हाँ इसकी प्रॉपर्टी स्टेट है, ये है, इस प्रॉपर्टी में क्या डालना है, एमपी डालना है, तो यूपी को यहाँ पे एमपी कर देगा, ठीक, इसको हटा देगा, यहाँ पे एमपी कर देगा, ठीक। अब हम चेक करते हैं हमने, क्योंकि E1 में मैंने कुछ चेंज किया है, क्या E2 में कोई चेंज तो नहीं हो गया गलती से, क्योंकि अगर हो गया तो हमारी जो ओल्ड स्टेट थी वो तो खत्म हो जाएगी, ओल्ड स्टेट लॉस हो जाएगी, और जब ऐसा हम चाहते नहीं है। तो E2 को देखते हैं, E2 में क्या कुछ हुआ चेंज, तो E2 में जाएंगे, E2 के E2, अब यहाँ पे मान लो प्रिंट कराना चाहें सिस आउट, कैसे पता चलेगा कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ, तो हम प्रिंट कराएंगे E2 डॉट एडीडी डॉट स्टेट, ठीक, इसको प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, E2 में जाओ, हमारा ये E2 है, एड्रेस में जाओ, E2 का एड्रेस 130 है, और 130 के पे स्टेट देखना है, तो 130 स्टेट में क्या है, ये एमपी है, तो यहाँ पे भी एमपी आ जाएगा। अब देखो, और इसमें अगर आप सिस आउट करोगे, E1 डॉट
add.state, ठीक है। इसको प्रिंट कराओगे या इसको प्रिंट कराओगे, दोनों में भी एमपी आ गया। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है जब हमारा रेफरेंस किसी एज ऑफ प्रॉपर्टी होता है किसी क्लास में, कोई रेफरेंस यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप में मतलब इम्यूटेबल, मतलब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो। इम्यूटेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप इम्यूटेबल बना दो, ठीक है। बट इम्यूटेबल नहीं, अभी हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस केस में आ जाता है क्या, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक्चुअली सैलो क्लोनिंग कर रहे थे। तो क्लोनिंग के टाइप्स आ जाते हैं यहाँ पे, क्लोनिंग टाइप, ठीक है। क्लोनिंग टाइप्स, एक क्या होता है, सैलो क्लोनिंग, सैलो क्लोनिंग, और एक होता है डीप क्लोनिंग, ठीक, डीप क्लोनिंग। ये ठीक, तो एक सैलो क्लोनिंग हो गया, एक डीप क्लोनिंग हो गया। तो अभी हम एक्चुअली जो हम कर रहे थे वो सैलो क्लोनिंग कर रहे थे, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अब डीप क्लोनिंग में हम क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट, जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एड्रेस का एक नया ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो भी ऑब्जेक्ट टाइप का यहाँ पे होगा उसका क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट बना देंगे। और ये क्लोन जो मेथड, क्लोन, ये क्लोनवेल हमारी क्लास है, बाय डिफॉल्ट क्लोनवेल है ना, मतलब इनडायरेक्ट वे में है, क्योंकि पर्सन हमारा क्लोन को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लोन मेथड बनाएंगे, क्लोन मेथड को ओवरराइड करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, एक नया एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें कि एड्रेस तुम्हारा पास हो गई होगा। और जब ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिस नया ऑब्जेक्ट बना देंगे एम्प्लॉय एड्रेस का, दिस डॉट ए डी डी इज इक्वल टू न्यू एड्रेस, ठीक, ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा, एड्रेस, और यहाँ पे पहली वैल्यू पास कर देंगे, पहली वैल्यू क्या जो भी होगा, सिटी, सिटी हो जाएगा, सिटी होगा, सिटी, तो सिटी को यहाँ पास कर देंगे, सिटी, और यहाँ पे स्टेट, एस टी, ऐसे करके पास कर देंगे। तो यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि जब हम पहले जब क्रिएट करेंगे तो ये ब्लॉक बन जाएगा ऐसा ही सेम एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब E2 क्रिएट करने जाएंगे, E1 को क्लोन करने जाएंगे, तो ये क्या करेगा, E1 को क्लोन करने जाएंगे, क्लोन मेथड को कॉल करेगा, क्लोन मेथड में हमारा दोबारा से एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, ठीक है। अभी हम कोड में दिखा देंगे। वो जब क्लोन जो मेथड ओवरराइड करेंगे उसके अंदर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू एम्प्लॉय, एड्रेस वही पास करेंगे, यानी कि फिर हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, किसके, एम्प्लॉय को, कंस्ट्रक्टर को। तो एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में एड्रेस दोबारा बन जाएगा। तो अब दोबारा क्या हो जाएगा, मेरा मकसद क्या है एक्चुअली, ये सेम को ही रिफर ना करें, जब ऑब्जेक्ट पे बात आती है तो उनको सेम पे रिफर नहीं करना है, ठीक है। तो जब ये क्योंकि ऑब्जेक्ट था, तो ये जब क्लोन चले तो हमारा मकसद है कि इस एड्रेस का भी क्लोन हो जाए, क्योंकि अभी एड्रेस का क्लोन नहीं हो रहा था, वो एक लेवल का, केवल वन लेवल का क्लोनिंग हो रही थी, वो एम्प्लॉय तक की जा रही थी। उसके नेक्स्टेड ऑब्जेक्ट, उसके एड्रेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और एड्रेस मान लो एम्प्लॉय के अंदर कोई एड्रेस, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो कि है। अब हो सकता है इसके अंदर भी कोई एक ऑब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे हो, तो मतलब नेक्स्टेड लेवल की भी क्लोनिंग होनी चाहिए, डीप लेवल की क्लोनिंग। अब मान लो अगर ये भी किसी को रिफर कर रहा होता है ऐसे करके, ठीक है, तो इसकी भी क्लोनिंग करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, अब इसकी क्लोनिंग करेंगे तो एड्रेस यहाँ पे एक और बन जाएगा 131, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी के साथ में, कानपुर और यूपी के साथ में, ठीक। फिर अगर इसके अंदर एक और होता तो उसका भी एक क्लोन बना लेते, मतलब पूरा फुल कॉपी बनाते, डीप कॉपी, डीप कॉपी कह सकते हैं या डीप क्लोनिंग, ठीक है। मतलब डीपली जा करके जितने भी ऑब्जेक्ट मिलते जा रहे हैं सभी की नई कॉपी बन रही है हर बार जब भी क्लोन कर रहे हैं, तो वो सबसे बेटर होता है। जिससे कि अगर इसमें, अगर कहीं पे भी किसी भी रेफरेंस में अगर कोई चेंज आ रहा, क्योंकि ये दोनों कॉमन शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी भी रेफरेंस पे शेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे शेयरिंग कहीं है ही नहीं, इसका अपना अलग नेक्स्टेड एरिया है, इसका अपना अलग नेक्स्टेड है, नेक्स्टेड ऑब्जेक्ट जो है उनका कॉपीज है, ठीक है, इसकी अलग कॉपीज है, इसकी अलग कॉपीज है। तो ये तरीका बेस्ट होता है क्लोनिंग का, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मतलब मोस्टली इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, अगर आप फ्रेशर है तो 100% पूछा ही जाना है, ठीक है, ये है। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं।
पानी पी लो जरा। ठीक, तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको तेजी से। एक नया क्लास बना लो, उसका नाम भी रख लेते हैं क्लोन टेस्ट। ठीक, ठीक, एक मैंने क्लोन टेस्ट क्लास बना लिया। सम जो मैंने यहाँ बताया वही मैं करूँगा पहले। ठीक, मान लो कोई एक एम्प्लॉय क्लास है, क्या है क्लास है, क्या नाम है, EMPLOYEE, एम्प्लॉय क्लास है। अब इसकी प्रॉपर्टी है क्या है, प्राइवेट इंट आईडी। ठीक, आईडी एक प्रॉपर्टी है, दूसरी प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, नेम एक प्रॉपर्टी है, और हम एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं, प्राइवेट ADD एड्रेस, एड्रेस ADD। ठीक, तीन प्रॉपर्टी मैंने बना लिया। एड्रेस क्लास अभी क्रिएट कर लेता हूँ एक और। ठीक है, जावा लैंग, हाँ इसी के अंदर ठीक है, अभी ऐसे ही बना लेता हूँ, अलग क्लास बन गई। एक्चुअली मैं अलग बनाना नहीं चाह रहा था, इसकी सेम ही जगह बना लेना। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी है हम इसको यहीं बना लेते हैं ना, क्यों फ़ायदा वहाँ पे जाए। ठीक है, पब्लिक नहीं हो सकती दो क्लासेस एक फाइल में, ये याद रखना। यहाँ पे भी इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या है, स्टेट और सिटी, तो स्ट्रिंग सिटी पहले डाल देते हैं, स्ट्रिंग सिटी। फिर एक प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट। ठीक है, स्टेट हो गया, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर। जनरेट कर दो कंस्ट्रक्टर दोनों प्रॉपर्टी के साथ में। ठीक है, इसको यहाँ डाल दे रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। एक काम और करो, यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड भी डालो, जैसे कि प्रिंट भी हो जाए। ठीक, टू स्ट्रिंग भी जनरेट कर लो। यहाँ पे कहाँ गया टू स्ट्रिंग, इसमें ये टू स्ट्रिंग भी हमारा जनरेट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे अभी हम कंस्ट्रक्टर जो है इस प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, क्योंकि इसको बाद में टेस्ट करेंगे। ठीक है, बट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे हम जनरेट करते हैं से क्या, कंस्ट्रक्टर तीनों प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बन गया, इसको फुल कर देता हूँ जरा। ठीक है, इसमें भी हम टू स्ट्रिंग मेथड डाल देते हैं, जिससे कि प्रिंट कर सकते हैं इजीली। तो जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारी एक क्लास एम्प्लॉय बन गया, आईडी नेम एड्रेस हो गया। इसके बाद में एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाया, और ये हमने टू स्ट्रिंग मेथड। अभी हम सैलो क्लोनिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सैलो क्लोनिंग का मतलब पता ही है, सैलो क्लोनिंग मतलब हम डीप तक नहीं जाएंगे। अब क्लोन करना है तो इसके लिए आपको एम्प्लॉय क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, क्लोनेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किसके, क्लोन में, क्लोनेबल इंटरफेस से। कर लिया आपने, और इसको मेथड को ओवरराइड कर दो, क्लोन मेथड को यहाँ पे आ करके। एक्चुअली क्लोन जो है इसको ओवरराइड कर दो यहाँ पे। ठीक, क्लोन नॉट सपोर्टेड, और यहाँ पे सुपर क्लोन।
अब यहाँ पे आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ, EMPLO एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। क्या पास करोगे? पहले नेम पास करोगे, क्या होगा? राजीव, ठीक है। दूसरा आईडी प्रिंट करोगे, क्या क्या है देख लेते हैं, मैंने गलत नहीं, पहले आईडी है फिर नेम है फिर एड्रेस है, ठीक है। तो आईडी हो गया यहाँ पे 1 1 2 3, ठीक है। नेम हो गया और यहाँ पे एड्रेस हो गया AW। एड्रेस अभी क्रिएट नहीं किया है तो हम क्रिएट कर लेते हैं। एड्रेस ADD इज इक्वल टू न्यू एड्रेस, ठीक। एड्रेस में क्या डालेंगे? पहले स्टेट में क्या डालेंगे? सिटी में कानपुर, ठीक। और एड्रेस में क्या डालेंगे? सॉरी स्टेट में क्या डालेंगे? सिटी हो गया। अब स्टेट में यूपी डाल देते हैं, ठीक। ये इसको हम सेमीकोलन लगा देते हैं यहाँ पे। अब अगर हम इसको एम्प्लॉय, अब हम क्या करेंगे? क्लोन करेंगे। एम्प्लॉय E2 इज इक्वल टू E1 डॉट क्लोन कर देते हैं, ठीक है। E1 डॉट क्लोन करते हैं और इसको क्लोन कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है एम्प्लॉय, बट ये ऑब्जेक्ट टाइप है तो इसको टाइप कास्ट तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, है ना। ये और यहाँ पे एक्सेप्शन क्योंकि थ्रो कर रहा है, क्लोन नॉट सपोर्टेड। तो यहाँ पे भी आपको अभी इसके बारे में अभी ज़्यादा आपको नहीं पता अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है, ठीक। अब अगर हम प्रिंट कराएं, क्या प्रिंट कराएं? SYS सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक। क्या करा रहे? E1 प्रिंट करा रहे हैं और E2 प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। देखो ये बिल्कुल E1 और E2, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। मैंने क्या क्या क्लोन का मतलब है बिल्कुल कॉपी है, एज इट इज कॉपी बननी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय E1 एम्प्लॉय आईडी क्या 1 2 3 है, नेम क्या है? राजीव है। एड्रेस क्या है? एड्रेस में ADD एड्रेस में सिटी कानपुर यूपी स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कानपुर, यहाँ पे भी देखो ये दोनों, ये कानपुर ये कानपुर, यूपी यूपी, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, हर चीज़ वैल्यू सेम है। तो यही क्लोनिंग हो गई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? प्रॉब्लम तब आ रही थी, मान लो जो हमने ई क्लोनिंग कर लिया है, अब यहाँ पे अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक। E1 डॉट एड्रेस, E1 डॉट एड्रेस, यहाँ पे अभी एक्चुअली एक्सेसिबल नहीं है बाय डिफॉल्ट, हमने प्राइवेट बना रखा है ना, इसलिए तो इसको हम हटा देते हैं। एक्चुअली सेटर गेटर मेथड बनाएंगे तो एक्सेसिबल हो जाएगा। मोस्टली हम मॉडिफाई ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं? सेटर और गेटर के थ्रू करते हैं, ठीक है। बट सेटर गेटर अभी हम बनाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कोड हो जाएगा, इसलिए हम मॉडिफायर को ही हटा देते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टीज प्राइवेट हैं तो हम उनको अगर बाहर से एक्सेस करना है उसके लिए हम एक्सेस मेथड प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस मेथड सेटर और गेटर, ठीक है। उसके थ्रू वैल्यू सेट करते हैं, वो पब्लिक होते हैं, ठीक है, तो वो एक्सेस कर सकते हैं उसके थ्रू। बट यहाँ पे अभी हम वो बनाना नहीं चाह रहे हैं तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी में ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एड्रेस डॉट, हमने क्या किया? स्टेट को चेंज कर दिया। स्टेट में क्या कर दिया? यूपी कर दिया। यूपी तो है ही ऑलरेडी, सॉरी MP कर दिया, ठीक। अब हमने E1 के एड्रेस में हमने कुछ चेंज किया है तो E2 वाला जब हम प्रिंट कराएं तो वहाँ पे अलग नहीं प्रिंट होना चाहिए। मतलब अलग यहाँ पे E1 में अगर हमने कुछ चेंज किया तो E2 में चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि E2 में यूपी ही रहना चाहिए, E1 में हमारा E1 में MP हो जाना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि एड्रेस को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी स्टेट में MP आ गया, यहाँ पे भी स्टेट में MP आ गया, क्यों? क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं ना, इसलिए। अब यहाँ पे अगर ये हम शेयर ना करें, इसके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनना हो चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नया न्यू एम्प्लॉय क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे दिस डॉट ID जो है वो डाल देंगे, कॉमा दिस डॉट नेम वो डाल देंगे, कॉमा दिस डॉट एड्रेस वो डाल देंगे, ठीक है। सेम टू सेम डाल देंगे, बस नया ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का बनाएंगे। बट यहाँ पे हमने एड्रेस का नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम इसको कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं ना एम्प्लॉय का, तो कंस्ट्रक्टर में जा करके हम दोबारा इसका नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। न्यू एड्रेस और यहाँ पे दिस डॉट सिटी, सॉरी दिस नहीं एड्रेस, एड्रेस डॉट सिटी कर देते हैं
कॉमा एड्रेस डॉट स्टेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कंस्ट्रक्टर मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने फोर्सफुली। जब भी आप क्लोन करो तो हम नया ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का तो ऑब्जेक्ट बनाए थे, यानी कि एम्प्लॉय का घर तो बनेगा, लेकिन जब एम्प्लॉय जब कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा अपना घर बनाने के लिए तो एड्रेस का भी एक नया घर बन जाएगा। ठीक है, ये है। और जब आप स्टार्टिंग में पहली बार बना रहे होंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे होंगे कंस्ट्रक्टर, तब भी क्या होगा, एम्प्लॉय का तो ऑब्जेक्ट बनेगा, बट साथ में एड्रेस जो हमने पास किया है कंस्ट्रक्टर जो कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर नया एड्रेस बन ही रहा है। ठीक है, तो दोनों का मतलब पहली बार जब आप क्रिएट करेंगे तब भी नया एड्रेस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और दोबारा जब क्लोन को मेथड को कॉल करेंगे तब भी नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब सभी की अपनी अलग अलग कॉपीज हो जाएंगी, तभी तो उसको हम डीप कॉपी कहते हैं ना। अब हम प्रिंट कराते हैं, इसमें इसको रन कराते हैं। तो ये देखो अब यहाँ पे एमपी हो गया, E1 को एमपी कर दिया हो गया, बट E2 जो हमारा है ओल्ड स्टेट में अभी है, तो इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई। अगर हम फिर से दोबारा इसको यूज करना चाहें आगे कोड में तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम वैल्यूज हैं जो ऑलरेडी ओल्ड स्टेज थी एक्चुअली इसकी। ठीक है, तो ये हमारा क्लोनिंग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप मैंने एक चीज़ और दिखा दूँ चाहें तो, यहाँ पे देखो क्लोन मेल है, बट हम चाहें तो इसको यहाँ पे एक पर्सन क्लास बनाएं, क्लास पर्सन। ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंट करवा दें क्लोनेबल इंटरफेस के थ्रू। ठीक, और इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लें तो भी हमारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी ये। ठीक है, तो भी इसका मतलब है कि हमारी ये क्लास एम्प्लॉय है, मतलब डायरेक्टली क्लोनेबल नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे में पर्सन के थ्रू ये भी क्लोनेबल है, मतलब पर्सन भी क्लोनेबल है और ये भी क्लोनेबल है। ठीक है, ये है। सारा कुछ सेम ही रहेगा रन कराने पर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसको आप बेटर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, कोई भी हो। ठीक है, ये पूछा ही जाता है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मोस्टली अगर कोई बंदा अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया अगर नॉलेज रखता है क्लोन के बारे में इंटरव्यूअर, तो उसको जरूर वो पूछेगा इस बारे में। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी पूछ सकता है। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर या क्लोन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग मेन। तो अब मेरा जो टॉपिक जो बचा हुआ है यहाँ पे, हाँ इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि देखो क्लोन मैंने बता दिया, गेट क्लास का यूज हम लोग क्या कहते हैं, इन क्लास की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए करते हैं मोस्टली, कि क्लास किस पैकेज में है, फुल इसका क्लास पाथ क्या है। ठीक है, और इसमें क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर हैं और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, इसके बाद में हमारा मेथड जो क्या कहते हैं, कितने मेथड्स हैं, कौन कौन सी मेथड्स, इसमें मैंने डेटा मेंबर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इससे प्राप्त कर सकते हैं एक्चुअली। इसको हम अलग टॉपिक एक बता देंगे, क्या कहते हैं उसका क्या कहते हैं, मैं भी नहीं याद आ रहा, तो वो टॉपिक में, उस टॉपिक में हम इसको पूरा बताएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन एपीआई याद आ गया मुझे। ठीक है, उसमें हम लोग बताएंगे, इसको बात करेंगे। और दूसरा ये है कि हम हाँ फाइनलाइज जो होता है, फाइनलाइज एक्चुअली क्या होता है, जब गार्बेज कलेक्टर हमारा कॉल होता है, गार्बेज कलेक्टर जब हमारा कॉल होता है तब ये गार्बेज कलेक्टर कॉल होता है रेफरेंसेस को कलेक्ट करने के लिए, जिसका अनयूज रेफरेंसेस हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, तब ये फाइनलाइज मेथड कॉल होता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम ये भी बताएंगे तीनों में डिफरेंस क्या होता है। वेट क्या होता है, वेट के और नोटिफाई और तीनों जो मेथड हैं थ्रेड कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, मल्टीपल थ्रेड के कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। ठीक है, बट अभी हम इनको नहीं बात करेंगे ज़्यादा। ठीक है, ये थ्रेडिंग में आएंगे तब अच्छे से इनको बताना पड़ेगा मेरा। तो इसके बाद में ये तो मैंने देखो बता दिया है सारा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इफ़ R1, मैंने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इफ़ R1 इक्वल्स R2, अगर दो ऑब्जेक्ट कंटेंट उनके इक्वल हैं। ठीक है, अगर उनके कंटेंट्स इक्वल हैं, ट्रू हैं, तो हम इसमें क्या R1 मतलब R1 इज इक्वल टू R2,
डबल इक्वल ऑपरेटर के थ्रू इक्वल होंगे R1 और R2 कि नहीं होंगे? इट मे रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे देखो ये डबल इक्वल ऑपरेटर क्या होता है? रेफरेंस को कंपेयर करता है, ठीक है, रेफरेंस को। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, इसको मैं बता देता हूँ, मैंने थोड़ा अलग टाइप का बताया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं उस समय मैं हाइस कोड की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं हाइस कोड पढ़ा रहा था उसमें, तो मैं हाइस कोड की बात कर रहा था, ठीक है। वो हाइस कोड का यूज यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नहीं है, बट ये डबल इक्वल ऑपरेटर का यहाँ यूज किया है, किसको कंपेयर करने के लिए? रेफरेंसेस को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। कि अगर मान लो मेरे पास पुराना है क्लास होना चाहिए, इसको तो मैं हम कमेंट कर देते हैं अभी, और पुराना क्लास में देख करके थोड़ा सा बता देता हूँ, मुझे लगता है, ठीक। यहाँ पे ये है, ठीक। तो अब एक चीज यहाँ पे देखना कि अगर अब देखो ये E1 और ई नहीं, E1 नहीं, ये वाला है E3 और E4। E3 E4 जो है कंटेंट तो इनके सेम है, यानी कि डॉट इक्वल अगर आपने ओवरराइड किया है, तो मैं बता रहा हूँ, ओवरराइड नहीं किया तो फिर बात ही अलग है, आपने खुद से बना ओवरराइड किया। तो अगर ये दोनों के कंटेंट सेम हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि E3 और E4 के रेफरेंसेस भी सेम हो, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट दो बार बनाया ना, तो जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, यहाँ पे एम्प्लॉय का न्यू एम्प्लॉय, E4 न्यू एम्प्लॉय, इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इनके दो अलग अलग एड्रेस बनेंगे, ठीक है, दो अलग अलग मेमोरीज में ब्लॉक बनेंगे, ठीक है, तो दोनों के एड्रेस भी अलग ही अलग होंगे। तो कहने का मतलब ये हमेशा ही यूनिक होगा, ठीक है, कि चाहे इनके इक्वल ऑपरेट मतलब डॉट इक्वल मेथड के थ्रू ये इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि हम ओवरराइड करेंगे तो हम कंटेंट कंपेरिजन करेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया भी था। इसको अगर हम रन कराएं, रन कराने के बाद में आप देखोगे इसको कि E3 E4 कहाँ पे मैंने कंपेयर किया है, E3 और E4, ये वाला। तो E3 E4 को कंपेयर किया है यहाँ पे E3 वाले में, तो E3 में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे E3 में ट्रू आ रहा है, ठीक है, ये ट्रू आ रहा है, बट अगर इनके हाई स्कोर देखे जाए तो ये हाई स्कोर नहीं कहेंगे, इनके रेफरेंसेस जो हैं, इनके जो रेफरेंस हैं, E3 का रेफरेंस और E4 का रेफरेंस, ये इनके रेफरेंस जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है, एड्रेसेस जो होंगे उनके अलग अलग होंगे, एड्रेस सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है, और सही भी है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका यूनिक ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो अगर कंटेंट सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट भी सेम हो जाएंगे, ठीक है, ये है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमेशा नया बनता है ना, इसलिए। अब R1 डॉट इक्वल्स R2, अगर R1 डॉट इक्वल्स R2 इज फॉल्स, मतलब अगर कंटेंट सेम नहीं है, तो कंटेंट सेम नहीं है, अगर दो क्लास हैं, दो क्लास बनाई, एम्प्लॉय के दो ऑब्जेक्ट बनाए, अगर उनके कंटेंट ही नहीं सेम है, तो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू तो आप दो अलग अलग कंटेंट तो सेट कर नहीं सकते हो, है ना। तो इसका मतलब आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए होंगे, तब तो फिर क्या है, तो ये तो फिर श्योर हो गया कि हमारे दो रेफरेंस है वो बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, वो दो इक्वल होंगे ही नहीं। ऐसे फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, मान के चलो ये आपका एम्प्लॉय मैंने बनाया, इसमें कंटेंट कुछ राजीव है 1 2 3 है, दूसरा एम्प्लॉय बनाया इसमें रमेश है 1 2 4 है, और जब इनके कंटेंट ही नहीं सेम है, तो श्योर है कि आपने दो ऑब्जेक्ट तो बनाए ही होंगे ना, तभी तो ये सेम नहीं है, अदरवाइज तो सेम होते, है ना। तो ये कंटेंट जब सेम नहीं है, या फिर आपने E1 से क्लोन कर लिया होता, E2 को क्लोन कर लिया होता, तब भी क्लोन में भी देखो एड्रेस अलग बनते, मैंने आप दिखाया भी है, दो ब्लॉक, ऊपर वाले का 125 एड्रेस था, दूसरे वाला का 127 था, 130 था, है ना, ऐसे करके ये होता है। बट अगर देखो वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हाई स्कोर जनरेट करने की बात की थी, कि जब हम हाई स्कोर जनरेट करेंगे, अपनी एल्गोरिथम बनाएंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मतलब कैसे उसको हम जनरेट करेंगे, मतलब कैसे एल्गोरिथम बनाएंगे, जैसे कि अगर मान लो हम किस बेसिस पे बनाएंगे, अगर हमारे दो हाई स्कोर, मान लो इसका कंटेंट सेम है, ये इसका कंटेंट सेम है, दो ऑब्जेक्ट हमने बना रहे हैं, यहाँ पे दोनों के कंटेंट सेम है, तो हम चाहेंगे कि सेम कंटेंट है तो उनकी हाई स्कोर सेम हो, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम सेम कंटेंट के साथ में दो ऑब्जेक्ट स्टोर करवाएं अपने डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। आप ही बताओ, हमारे पास डेटा में नेम आईडी राजीव है, ठीक है, और उसकी आईडी 1 2 3 है, दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाया उसमें भी नेम राजीव 1 2 3 है, तो दो बार हम उसी चीज को क्यों स्टोर करवाएंगे, ज्यादा स्पेस क्यों खर्च करेंगे, नहीं करना चाहेंगे ना। तो वही हाई स्कोर बेटर होगा, हमने बेटर हाई स्कोर की बात करी थी ना, कि हाई स्कोर जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बनाएंगे उसका यही रोल होना चाहिए कि अगर कंटेंट सेम है तो आप हाई स्कोर को सेम बना दो, बट अगर कंटेंट अलग है तो श्योरली है कि उसका हाई स्कोर भी अलग ही बनेगा, ठीक है, ये था।
तो वो जो मैंने बताया तो हाई स्कोर्ड को बताया था मैंने, और यहाँ पे क्या कहते हैं कंटेंट और हाई स्कोर्ड पे बात, कंटेंट और हाई स्कोर्ड पे हमने कंपेरिजन किया था। कंटेंट मतलब इक्वल्स मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, रेफरेंसेस हैं उसके, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब अब जैसे कि यहाँ पे देखो R1 बराबर R2, दो रेफरेंस अगर इक्वल है मान लो, तो इसका मतलब है उसके कंटेंट तो सेम होंगे ही होंगे ना, है ना। मतलब हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो दो R1 और R2 अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या है, इज फॉल्स, सॉरी, हाँ अगर मैं बता दिया, अगर दो R1 और R2 इक्वल हैं तब तो श्योर है कि उसके कंटेंट सेम होंगे। क्यों? क्योंकि जब इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। कहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे E5 और E2, ये जो मैंने किया ना E5 और E2, ये दोनों इक्वल हैं। इनके रेफरेंसेस क्या है, इक्वल हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं कराया, बट जो E5 और E2 ये दोनों के रेफरेंसेस ही इक्वल होंगे, मतलब E1 बराबर E5 बराबर E2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि E5 में एक्चुअली E2 का ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस वजह से। तो जब E5 में E2 ही पड़ा हुआ है तो इसका मतलब कंटेंट तो सेम होने ही होने हैं। बट अगर हम ये कहें कि E5 नॉट इक्वल टू E2, अगर E5 E2 इक्वल नहीं है तो कुछ भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि अगर कंटेंट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे E3 और E4 नॉट इक्वल है, इनके रेफरेंसेस इक्वल नहीं है, श्योर नहीं है ना। तो हम क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटेंट जबकि सेम है, यहाँ पे E1 और E2 को कंपेयर करें डबल इक्वल ऑपरेटर के थ्रू तो ये भी सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू है, बट इनके कंटेंट हमारे अलग अलग हैं। बट इस केस में E3 E4 के केस में कंटेंट सेम है, तो मतलब हम कंपेरिजन में कह नहीं सकते, कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। डबल इक्वल ऑपरेटर ये हटा दो, टाइप से वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, ये सारी चीज़ें हटा दो। अब हम आते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मिलते हैं गाइस, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।